नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंडियन जुडिशरी का पार्ट 3 देखेंगे। इंडियन जुडिशरी का इससे पहले 2 लेक्चर जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 75 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये 75 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट होगा। ये हमारा 1000 पॉलिटी का कुछ जो सीरीज हम लोगों ने शुरू किया था उस सीरीज का ही ये वीडियो है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 600 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इन सभी वीडियो को अगर देख लिया होगा तो आपका पॉलिटी का सेक्शन अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो सारे के सारे पिछले वर्षों में जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं वैसे उसी क्वेश्चन को मैंने लिया है। और आज हम लोग देखेंगे इंडियन जुडिशरी का पार्ट 3। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है, द हाई कोर्ट विच हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस। किस हाई कोर्ट के पास यह डिस्टिंक्शन है कि पहला वीमेन चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट की बनी है? तो ये है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पहली वीमेन चीफ जस्टिस बनी थी। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस किस हाई कोर्ट में बनी थी, तो वो बनी थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट। जो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, आपको पता ही है कि जज के रिटायर होने के बाद उनका पोस्ट रिटायरमेंट वर्किंग पे थोड़ा सा पाबंदी रहता है। तो हाई कोर्ट के जज के लिए क्या क्या पाबंदी है? तो क्या हाई कोर्ट का जज प्रैक्टिस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल कर सकता है। हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। प्रैक्टिस इन एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल कर सकता है। अदर हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकता है, बशर्ते कि जहाँ से वो रिटायर हुआ है वहाँ पे वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर ही हैज रिटायर्ड। एब्सोल्युटली नॉट। अभी हमने डिस्कस किया जहाँ से रिटायर किया है वहाँ पे वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। प्रैक्टिस इन एनी अदर कोर्ट इन इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। अदर दूसरे कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन जिस हाई कोर्ट से रिटायर हुआ हो वहाँ से वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ड्यूरिंग हिज टेन्योर। हाई कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है? तो आपको पता ही है कि 2/3 मेजोरिटी के द्वारा रिमूव किया जाता है। उनको इम्पीचमेंट होता है 2/3 मेजोरिटी के द्वारा। पार्लियामेंट के द्वारा जितने मेंबर होते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग होते हैं, उसका 2/3 मेजोरिटी से अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, by the president on the basis of resolution passed by the parliament by 2/3 majority। यानी कि 2/3 मेजोरिटी अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर पास कर देती है रेजोल्यूशन को, तो हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, उन्हें इम्पीच किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर टू एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट रेस्ट विथ। जो हाई कोर्ट की पावर होती है उसे एक्सटेंड करना या उसे रिस्ट्रिक्ट कर देना, ये किसके पास पावर होती है? तो ये पावर होती है पार्लियामेंट के पास। इवन सुप्रीम कोर्ट के पावर को भी रिस्ट्रिक्ट करना और उसे अगर एक्सटेंड करना हुआ तो ये पावर भी किसके पास होती है? ये भी पार्लियामेंट के पास ही होती है। अगला क्वेश्चन है कि जज ऑफ अ हाई कोर्ट वांटिंग टू रिजाइन किसको एड्रेस करेगा? अगर किसी हाई कोर्ट का जज अगर रिजाइन करना चाहता है तो वो अपना रिजिग्नेशन किसको एड्रेस करता है? वो करता है प्रेसिडेंट को। और सुप्रीम कोर्ट का जज अगर रिजाइन करना चाहे तो किसको करता है? तो वो भी प्रेसिडेंट को ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस द हाई कोर्ट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन इन सर्टेन मैटर्स। कुछ मैटर में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाई कोर्ट को यूनियन के अंदर रखता है। किस वजह से रखता है और उसका क्या कारण है कि मतलब जो है हाई कोर्ट को यूनियन के अंदर में रखा गया है? तो हाई कोर्ट जो यूनियन है वो कैसे पावर को एक्सरसाइज करती है? तो पावर को एक्सरसाइज करती है कैसे? पहला नंबर है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। और एक हाई कोर्ट से अगर दूसरे हाई कोर्ट में अगर जजेस को ट्रांसफर करना हुआ तो ये पावर किसके पास होती है? यूनियन के पास होती है। हालांकि चीफ जस्टिस करते हैं, लेकिन ये पावर किसके पास होती है? चीफ जस्टिस जो है रिकमेंड करते हैं यूनियन कैबिनेट को, यूनियन कैबिनेट उसे अप्रूव करती है, फिर उसके बाद जो है ट्रांसफर होता है। दूसरा क्वेश्चन है, बीइंग एबल टू इस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट। यानी कि दो या दो, हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि दो या दो से अधिक स्टेट के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे गुवाहाटी का हाई कोर्ट है, गुवाहाटी के लिए भी है, आपका अरुणाचल प्रदेश के लिए भी है। तो वैसे ही एक हाई कोर्ट, जैसे लक्षद्वीप और केरल का एक हाई कोर्ट है, पौंडीचेरी और तमिलनाडु का एक हाई कोर्ट है। तो वैसे ही दो स्टेट के लिए, एक स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो यूनियन जो है पावर को एक्सरसाइज करती है बाय ट्रांसफरिंग ऑफ द हाई कोर्ट जजेस एंड बाय एस्टेब्लिशिंग कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स कवर्स मोर देन वन स्टेट। कौन सा हाई कोर्ट जो एक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से ज़्यादा को देखता है, तो वो देखता है गुवाहाटी। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है ये लगभग 4 स्टेट्स को देखता है। अगला क्वेश्चन है कि जब PIEL इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। तो आपको इससे पहले वाला डिस्कशन, पहले वाले के सबसे फर्स्ट लेक्चर जुडिशरी के जो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें हमने बताया था कि उसमें चीफ जस्टिस थे PN भागवती। PN भागवती जो थे उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, जिसमें PIEL इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। कौन सा एक सा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है, तो वो कौन सा है, नन अदर देन दिल्ली। दिल्ली के पास, दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है। बाकी चंडीगढ़ का अपना हाई कोर्ट नहीं है, दमन एंड दीव का भी अपना हाई कोर्ट नहीं है, और लक्षद्वीप का भी अपना हाई कोर्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई कोर्ट डज नॉट हैव अ बेंच एट। बॉम्बे हाई कोर्ट का बेंच कहाँ कहाँ पर है और कहाँ नहीं है। नागपुर में बेंच है, पणजी में भी बेंच है, और औरंगाबाद में बेंच है, लेकिन पुणे में बेंच नहीं है। यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे। कहाँ कहाँ बेंच है बॉम्बे हाई कोर्ट का, तो वो है नागपुर में, पणजी में और औरंगाबाद में। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। पहला है कि पुदुचेरी, पुदुचेरी का हाई कोर्ट जो है वो कौन से स्टेट में आता है, तो पुदुचेरी आता है चेन्नई में। अभी हमने डिस्कस किया पुदुचेरी कहाँ आता है, चेन्नई में। अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे आता है, तो अंडमान एंड निकोबार आता है कोलकाता में। लक्षद्वीप कहाँ पे आता है, तो लक्षद्वीप आता है केरल में। और दमन एंड दीव कहाँ पे आता है, तो दमन एंड दीव आता है मुंबई में। यानी कि पुदुचेरी का हाई कोर्ट कहाँ पे है, चेन्नई में। अंडमान एंड निकोबार का कहाँ पे है, कोलकाता में है। लक्षद्वीप का कहाँ पे है, केरल में है। और दमन एंड दीव का कहाँ पे है, मुंबई में है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट हैविंग द जुरिसडिक्शन इन जुडिशियल मैटर्स रिलेटिंग टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरी इज। कौन से हाई कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का पावर होता है, मतलब एक हाई कोर्ट कितने सारे स्टेट को संभालती है, उसमें सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट सबसे ज़्यादा पावर किस हाई कोर्ट के पास है, तो वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास। गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास 4 स्टेट्स का पावर है, यानी कि 4 स्टेट्स जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर में आते हैं। और वो 4 स्टेट कौन कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे। पहला अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, ऑल द एक्सपेंडिचर अदर देन विच इज चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज टू बी सबमिटेड टू द लोकसभा इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। बिल्कुल सही है। जो चार्ज जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, जो चार्ज के अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उन सबको लोकसभा के सामने डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए पेश किया जाता है, तब जाकर अप्रोप्रिएशन एक्ट पास होता है। दूसरा है कि नो डिमांड फॉर ग्रांट इज मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि कोई भी डिमांड, कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड से नहीं निकाला जा सकता है जब तक प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ना हो। तो ये ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि लोकसभा कैन रिफ्यूज असेंट टू एनी डिमांड फॉर ग्रांट। ये गलत है, लोकसभा असेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेजोरिटी की सरकार होती है और मेजोरिटी उसे पास कर ही देती है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। अगला है लोकसभा कैन सजेस्ट एन इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। ये करेक्ट है, लोकसभा जो है एक्सपेंडिचर में इंक्रीज करने का सजेशन जो है वो दे सकती है। तो सही, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये गलत है। कस्टोडियन कौन सा होता है, ये सुप्रीम कोर्ट होता है, वो कस्टोडियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर अ लॉ पास्ड बाय एनी स्टेट यूनियन टेरिटरी नल एंड वॉइड इफ इट इंक्रोचेज अपॉन द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको पता ही है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का जहाँ पर भी वायलेशन होगा और आप अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अगर कोई भी लॉ ऐसा पार्लियामेंट पास करती है जिससे आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड करार दे सकती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है द नंबर ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट इज टू बी डिटरमिन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। बिल्कुल गलत है। जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट जो है वो डिटरमिन करते हैं कि कितने जजेज हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। बिल्कुल गलत है। चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, ये करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं। इन्हें ओथ दिलवाता है गवर्नर, ये बात अलग है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है
Parliament cannot enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India as its jurisdiction is limited to that conferred by the Constitution। यानी कि पार्लियामेंट जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जुरिस्डिक्शन को इलाज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है ये पावर दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न चीफ जस्टिस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, उनका जो है उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? वो चीफ जस्टिस करते हैं। उनका एक्सपेंडिचर जो होता है वो चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट जो है इसका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला स्टेटमेंट है, इन इंडिया द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट का जज कौन इंक्रीज कर सकता है? तो वो कर सकता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर होता है सुप्रीम कोर्ट के जज को इंक्रीज करने का। पार्लियामेंट ही सुप्रीम कोर्ट के जज को नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज कर सकती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है, कब कब देती है? तो इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव। बिल्कुल सही है। अगर उसे लगे कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगेगा कि अगर ये मैटर जो है पब्लिक इंटरेस्ट में है और लार्जर पब्लिक को अफेक्ट करता है, तो उस मैटर में भी वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकती है। दूसरा में, अगर प्रेसिडेंट खुद एडवाइस मांगे किसी मैटर पे, तो भी सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना पड़ता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है, ओनली इफ द मैटर्स रिलेट टू फंडामेंटल राइट्स। ये बिल्कुल गलत है, इसका फंडामेंटल राइट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अंडर विच लॉ इट इज प्रिस्क्राइब दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी प्रोसीडिंग्स होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। वो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो वो दिया गया है आर्टिकल 34B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 34B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दिया गया है। ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी प्रोसीडिंग्स होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक्चुअली में यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी से मैंने उठाया इस क्वेश्चन को। तो देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पार्ट या पार्ट्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट का क्या प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के जज का? तो इसका पहला ऑप्शन कहता है कि लोकसभा में मोशन साइन बाई 100 मेंबर्स और राज्यसभा में 50 मेंबर्स। यानी कि लोकसभा में 100 मेंबर्स के द्वारा एक रेजोल्यूशन जो है मोशन पास किया जाना है पहले और स्पीकर को सबमिट करना है, और राज्यसभा में 50 मेंबर्स के द्वारा जो है रेजोल्यूशन को चेयरमैन के पास सबमिट करना है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में 543 सीट्स होते हैं और राज्यसभा में 245 सीट्स होते हैं। इसलिए लोकसभा में 100 मेंबर्स के द्वारा उसे साइन करना पड़ता है, और अगर राज्यसभा में उसे मूव करना हुआ तो 50 मेंबर्स के द्वारा ही उसे मूव किया जाता है। दूसरा कहता है कि द मोशन इज इन्वेस्टिगेटेड बाय ए कमिटी ऑफ 3 ज्यूरिस्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन। ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि जब वो मोशन जब पास हो जाता है तो उसके बाद स्पीकर क्या करते हैं, 3 ज्यूरिस्ट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और वो उस मैटर पर इन्वेस्टिगेट करके अपना रिपोर्ट जो है वो स्पीकर को देते हैं। तो ये ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कहता है कि द जज विल बी रिमूव्ड बाय द स्पीकर और चेयरमैन इफ द कमिटी ऑफ 3 ज्यूरिस्ट्स रिकमेंड्स। बिल्कुल गलत है। अगर वो जो ज्यूरिस्ट है उन्होंने रिकमेंड कर भी दिया, उसके बाद भी अगर पार्लियामेंट से अगर पास नहीं हुआ 2/3 मेजोरिटी से, तो भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं हटाया जा सकता। यानी कि जो मोशन है उसको पहले तो 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा या 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के द्वारा पहले तो स्पीकर के पास भेजना है। उसके बाद एक कमेटी बैठेगी, 3 मेंबर्स कमेटी। 3 मेंबर्स कमेटी अपना रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के आधार पर पार्लियामेंट जो है उस पर वोटिंग करेगा, और वोटिंग में अगर 2/3 मेजोरिटी से अगर वोटिंग पास हो जाती है तब जाके सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ही मैंने यूपीएससी से लिया है, एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू जुडिशियरी इन इंडिया। कौन सा स्टेटमेंट जो जुडिशियरी के हिसाब से इंडिया में करेक्ट है? तो पहला है कि अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया हैज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। बिल्कुल सही है। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, आपने पता होगा। इससे पहले भी हम लोग सबसे पहले वाला लेक्चर हम लोग पढ़ा, इंडिया में कौन सी जुडिशियरी है? इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। जबकि जो यूएस है उसमें फेडरल कोर्ट अलग होता है और स्टेट कोर्ट जो है वो अलग होता है। यानी कि फेडरल कोर्ट जो है फेडरल मैटर को सुनवाई करती है और स्टेट कोर्ट जो है वो स्टेट मैटर पर सुनवाई करती है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा।
दूसरा, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट्स फॉर द यूनियन एज वेल एज स्टेट्स, बिल्कुल अभी हमने डिस्कस किया, ये ऑप्शन सही है। और तीसरा, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशियरी वेरी स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट जुडिशियरी होती है उनकी अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन में वेरिएशन होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहला, सुप्रीम कोर्ट 1950 में बना था, बिल्कुल करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। यह एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है कंट्री में, बिल्कुल करेक्ट है, इसके ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल्स एक्सेप्ट फ्रॉम कोर्ट मार्शल, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि कोर्ट मार्शल के अलावा बाकी जितने ही मैटर है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल्स एज वेल एज फ्रॉम कोर्ट मार्शल, ये ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जज इज चार्ज टू, पेंशन हाई कोर्ट जज का कहाँ से चार्ज होता है? ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होता है। और सैलरी कहाँ से चार्ज होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी पेंशन और सैलरी दोनों जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज आर कवर्ड बाय द मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा कौन कौन से यूनियन टेरिटरी को कवर किया जाता है, स्टेट्स को कवर किया जाता है? तो सबसे पहले कवर किया जाता है महाराष्ट्र को, गोवा को, दादर नगर हवेली को और दमन एंड दीव, चार के चारों स्टेट्स को मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा कवर किया जाता है। आपको याद रखना है, मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, इन चारों स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट, कितने हाई कोर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब याद रखिएगा, कितने हाई कोर्ट्स है जिसका एक स्टेट से ज़्यादा के ऊपर जुरिस्डिक्शन है? तो वो है 3 आपको याद रखना है, 3 हाई कोर्ट्स का है जो एक से ज़्यादा स्टेट के ऊपर जुरिस्डिक्शन है। याद रखना है आपको, यूनियन टेरिटरी इंक्लूड नहीं है, सिर्फ स्टेट के ऊपर इंक्लूडेड में कौन से? तो 3 स्टेट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हाई कोर्ट्स एंड देयर सीट्स इज नॉट मैच्ड, कौन सा मैच करेक्टली नहीं है? कर्नाटका का बेंगलुरु में बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश का कहाँ पे है? जबलपुर में है, भोपाल जो है वो गलत है, जबलपुर आपको याद रखना है। राजस्थान कहाँ पे है? जोधपुर में। और केरला कहाँ है? एर्नाकुलम में है। कर्नाटका कहाँ है? बेंगलुरु, मध्य प्रदेश जबलपुर, राजस्थान जोधपुर और केरला एर्नाकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट है जुरिस्डिक्शन ओवर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अभी हमने पीछे पढ़ा था गुवाहाटी हाई कोर्ट। आपको मैंने कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहा था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट और कौन कौन से स्टेट को कवर करती है। एक तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, बाकी 2 स्टेट को का नाम आपको और कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो इंडियन जुडिशरी के हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आपने मेरा पूरा सीरीज अगर देख लिया होगा तो 100% आपका पॉलिटी जो है अभी तक काफ़ी स्ट्रांग हो चुका होगा। तो उसके अभी तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।